चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 4 होगा। इसमें हम लोग समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की व्याख्या देखेंगे। इसमें 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक में आपको विभिन्न तरह की समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। उसको हम लोग आर्टिकल वाइज देखते हैं, किस आर्टिकल में कौन सा समानता का अधिकार हम लोग को नागरिकों को दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता यानी समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट आता है, एक आता है विधि के समक्ष समता वर्ड और एक आता है विधियों का समान संरक्षण, और एक वर्ड आता है विधि। सबसे पहले जान लेते हैं विधि होता क्या है यानी कानून क्या होता है। देखिए, यहाँ विधि का निम्न अर्थ है, कौन है? संसद और विधानमंडल द्वारा पारित कानून, यानी जो संसद और विधानमंडल से कोई विधेयक या कानून पारित होता है उसको विधि बोलेंगे। कार्यपालिका यानी सरकार, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून हो, जैसे अध्यादेश हो गया, जो राष्ट्रपति के तहत या राज्यपाल के तहत लाया जाता है। ये सब आपके हो गए कानून, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में 2 बातें कही गई। कौन बातें कही गई? एक समता, समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता, ये जो आपका टॉपिक है ये लिया गया है ब्रिटेन से, आपको अडॉप्ट किया गया है संविधान में, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ है विधि में सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया है और किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं और वह विधि सभी पर लागू होती है। अर्थ क्या होता है? देखिए, इसमें क्या पॉइंट आता है। देखिए, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कोई व्यक्ति अमीर और गरीब हो तो वो विधि का अलग अलग उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कहेंगे कि कोई न्यायालय का अगर आदेश आता है या सरकार का कोई कानून है, तो ऐसा नहीं कि गरीब उससे कुछ अलग तरह से काम करे और अमीर उससे कुछ अलग तरह से काम करे, ठीक है ना। तो सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान माने गए हैं, ठीक है ना। और जो आपका प्रोसीजर होगा, जो उसका प्रावधान होगा, वो सभी पर लागू होगा। ये हो गया विधि के समक्ष समता। सभी व्यक्ति विधि के सामने इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, ठीक है ना, ऊंचा नीचा नहीं है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी कोई विभेद नहीं होगा। विधि के समक्ष जो विधि है वो किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करेगी, बस नागरिक ट्रीट करेगी और सबको समान मानेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है विधियों का समान संरक्षण। ये आपका प्रॉपर्टी यूएसए से लिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, विधियों का समान संरक्षण आपका यूएसए से लिया गया है। इसका अर्थ है विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान व्यवहार या कार्य करती है और वह किसी को विशेषाधिकार नहीं देता और बिना भेदभाव के समान व्यवहार करता है। कैसे करता है देखते हैं। देखिए, विधि, अगर कोई विधि बनती है तो वो सभी के पर समान रूप से लागू होती है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सरकार में काम है, व्यक्ति पर्सन है, अधिकारी है, तो उसके लिए विधि अलग तरीके से काम करे, उसे कोई अपराध करता है तो छूट दे, जबकि जो सामान्य नागरिक है उसके लिए कोई छूट ना हो। तो ऐसे वो विधि विभेद नहीं करेगा। पहला क्या है कि जो नागरिक है वो विधि के समक्ष समान है, और दूसरे पार्ट में क्या है कि जो विधि है वो सभी नागरिकों पर समान रूप से अध्यारोपित होगा, यानी समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। एग्जाम्पल के लिए अगर कार्य के नियम बनाए जाते हैं जो जॉब के प्रोफेशन से, तो उसमें आपको पुरुष, महिला, बच्चे, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पुरुष या महिला समान कार्य कर रहे हैं तो उसको समान वेतन मिले। इस वजह से नहीं कि कोई पुरुष है कोई महिला है तो पुरुष को ज़्यादा वेतन, महिला को कम वेतन। तो इस तरह से विधि सभी पर समान रूप से लागू होती है, ये दूसरे पार्ट का है। और बिना भेदभाव के लिए समान व्यवहार करती है, यानी विधि किसी के समक्ष व्यवहार अलग नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए कोई पुलिस पर्सन अपराध करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कानून का प्रोफेशन से जुड़ा है तो उसे अलग तरीके से छूट दी जाए। उसे भी वही आपका सज़ा मिलेगी जो नागरिक को मिलेगा अगर समान अपराध करता है तो। ये हो गया सेकेंड पार्ट का अर्थ कि विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करता है। पहले पार्ट में है विधि के समक्ष समता, मतलब सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है। पहला अगर मान लेते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। पहले पार्ट में नागरिक के बारे में बताया गया है, दूसरे पार्ट में विधि के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट आपका ब्रिटेन से लिया गया है और दूसरा पार्ट विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? अवसर और न्याय की समानता।
अब आर्टिकल 14 के बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को संविधान का मूलभूत तत्व कहा है। मूलभूत तत्व वो होते हैं संविधान के जिसको किसी भी तरह से हटाया या कम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपकी व्याख्या की है। अतः इसे किसी संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता संसद के। और आर्टिकल 14 को कहते हैं भारतीय संविधान का द्वंद्व आधार। ये कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, कि आर्टिकल 14 को क्या कहते हैं, या फिर भारतीय संविधान का द्वंद्व आधार किस आर्टिकल को कहते हैं, तो आर्टिकल 14 को। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद। जैसे यहाँ पे तो समानता का अधिकार दे दिए विधि के समक्ष, लेकिन देखते हैं अपवाद कहाँ कहाँ पे। पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे वो कोई क्राइम करते हैं, ठीक है ना, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके कार्यकाल के समय, जो 5 साल का कार्यकाल है या फिर उसके बाद का कार्यकाल है, उस समय तक उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। तो क्या है कि अपराध के लिए उनको अलग तरह से ट्रीट किया गया, जो कि आर्टिकल 14 का विरोध है, क्योंकि ये माना गया है कि कार्यकाल के समय वो जो डिसीजन लेते हैं, चाहे ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं, चाहे या फिर पर्सनल डिसीजन लेते हैं जिससे कोई अपराध होता है, तो पर्सनल डिसीजन के लिए तो उनको है कि 40 दिन का नोटिस जारी करके उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये एक हो गया भेदभाव, जो कि आर्टिकल 14 का स्वयं अपवाद हो गया। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपवाद है। देखिए, आर्टिकल 44 है जो समाज सिंह संहिता है, ये केवल गोवा में लागू, जबकि पूरे देश में लागू होना था। तो ये भी समानता का एक तरह से आर्टिकल 14 के तहत अपवाद माना गया। दूसरी बात देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसद या जो राज्य विधानमंडल की कार्रवाई होती है उसका प्रकाशन कर देता है, तो उस पर देश के किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अपवाद है, क्योंकि जो संसद या विधानमंडल के कार्रवाइयों को प्रकाशन करना अपराध माना जाता है, लेकिन उसे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो एक तरह से इसके अपोजिट ही हो गया, अपने ही कानून के, तो इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद आता है जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे पार्लियामेंट होगा या फिर विधानमंडल होते हैं, तो उनके सदस्य द्वारा हाउस के अंदर बोले गए कोई बात, चाहे वो सही हो गलत हो, कितना भी गलत हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा, किसी भी कोर्ट में, भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में। तो ये उनको एक तरह से विशेषाधिकार दे दिया गया आम नागरिकों से, जो कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, लेकिन अपवाद में है क्योंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। देखिए, आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, लिंग, स्थान को लेकर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 15 के साथ समानता का अधिकार। धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर ना हो, लिंग के आधार पर ना हो, स्थान के आधार पर ना हो। अपवाद देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, पंचायती राज्य में आपका 50% महिला आरक्षण होता है, ठीक है ना, जबकि लिंग के आधार पर विभेद का अधिकार अधिकार मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15 के तहत, लेकिन यहाँ पे उनके ये भी लाया गया है अभी तक, जैसे उनको महिलाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पुरुषों के समान उनको प्लेस दिलाने के लिए भारत में ये सब आपका विधान लाया गया है। तो एक तरह से ये खुद ही आर्टिकल 15 का अपवाद है। दूसरा आता है राज्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी के लिए आरक्षण और विशेष उपबंध कर सकता है। एग्जाम्पल में विधानमंडल में आरक्षण, जैसे विधानमंडल में आपका जाति से भी होता है कितने सीट आरक्षण है, ठीक है ना, जबकि जाति धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध देता है आर्टिकल 15, लेकिन यहाँ पे है। और शिक्षा में आरक्षण, शुल्क में छूट होता है, जो एसटी एससी होते हैं उनके फीस माफ़ी होती है, उनको रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में भी कुछ अपवाद है, जबकि आर्टिकल 15 में क्या दिया है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान को लेकर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या दिया है। देखिए, आर्टिकल 16 में दिया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी इसका अर्थ है राज्य जो आर्टिकल 12 में हम लोग डिफिनेशन देखे हैं कि अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति या कोई जॉब आता है कि उसके लिए नागरिकों के लिए समान अवसर होगा, यानी एलिजिबिलिटी समान होगा। लेकिन इसमें अपवाद क्या होते हैं। देखिए, आरक्षण देते हैं ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, धर्म जाति के आधार पर आरक्षण हो गया, जो कि आर्टिकल 15 का विरोध हो गया। अब देखते हैं 1979 में जनता पार्टी की सरकार, उस समय क्या थी, मोरारजी देसाई पीएम थे। इन्होंने क्या किया, ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए कि उनका जो प्रशासन और शिक्षा में क्या स्थिति है उसको जानने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी। इनका काम ही यही था कि ओबीसी के बारे में जानें कि उनकी स्थिति क्या है, क्या उनको आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए। इसे मंडल आयोग भी कहते हैं, क्योंकि बीपी मंडल के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया शिक्षा और नौकरी में, ठीक है। बाद में कोर्ट ने भी इसको लागू करवा दिया।
दोस्तों जो अभी ओबीसी को आरक्षण है 27%, वो इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर हुआ, जिसको सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। इसको आपको संवैधानिक आयोग क्योंकि ये है, इसकी मान्यताओं को बाद में सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता शब्द को देखिए संविधान में या संविधान के किसी आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में भी उसके डिफिनीशन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इसका डिफिनीशन आपका पारंपरिक तरीके से क्या होगा इसका देखिए इसका डिफिनीशन है आपका कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता यानी जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना, ये हो गया अस्पृश्यता का अंत। लेकिन अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता के विरुद्ध आपका एक मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है देख लेते हैं। देखिए ये प्रावधान किया है आर्टिकल 17 के तहत निम्न को अपराध माना गया। क्या अपराध माना गया? सार्वजनिक पूजा स्थलों, स्थानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि में किसी को छुआछूत के आधार पर रोकना, ST SC पिछड़े वर्ग की बेइज्जती करना, यानी जो कास्ट वाइज आप उसको कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो भी अपराध माना गया। किसी व्यक्ति को व्यापार करने से रोकना जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इसके विरुद्ध आपको आर्टिकल 17 के तहत प्रोटेक्शन मिला है। और अगर आप इसके तहत कोई अपराध करते हैं तो 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने का जेल या दोनों हो सकता है। इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी है। और प्रावधान ये है कि राज्य इसके विरुद्ध संरक्षण का उपाय करे। राज्य मतलब जो आर्टिकल 12 में हम लोग देखें। अब देखते हैं आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत में क्या होता है? देखिए किसी के साथ उपाधि रहता है, अगर वंशानुगत उपाधि हो गए, एग्जाम्पल के लिए पहले क्या था कि जो वंशानुगत उपाधि होता था राजा महाराजा का, उसमें महाराजा, राजा, बहादुर राय, बहादुर राज साहब, दीवान आदि ये सब मिलते थे, ठीक है ना। तो क्या किया सरकार ने संविधान को लागू होने के बाद इस उपाधियों को अंत कर दिया। और क्योंकि उपाधियों से क्या होता है कि आम नागरिकों और जिनके पास उपाधि है उनके विरुद्ध एक तरह से इनइक्वालिटी आता था, भेदभाव आता था, ठीक है ना। तो क्योंकि आर्टिकल 18 में या जो समानता का अधिकार है उसमें सबको समानता का अधिकार देने की बात कही गई है, इसलिए क्या कहा गया कि इस आर्टिकल के तहत राज्य, जो आर्टिकल 12 में डिफिनेशन है, वो सैन्य, शिक्षा, ज्ञान से संबंधित सम्मान के सिवा कोई उपाधि ही नहीं प्रदान करेगा, ठीक है ना। जैसे राजा के रूप में, ठीक है ना, महाराजा, राजा ये सब जो थे वैसा उपाधि नहीं प्रदान करेगा। और ऐसे उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब ये नहीं लगता है, ठीक है ना। 1947 के पहले जब रियासतें थी तो लगता था, अब नहीं लगता है, अब कोई लगा भी नहीं सकता अपने नाम के आगे ऑफिशियली, ठीक है। अब देखते हैं कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश से या विदेशी राज्य या विदेशी संस्था से उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। सेम आता है इसके तहत कि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय राज्य और भारतीय कोई संस्था है उससे राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता। ये दोनों हो गए, कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में और कोई विदेशी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। उसके बाद आता है देखिए सैन्य, शिक्षा और ज्ञान से संबंधित उपाधि हो, जैसे जनरल हो गए, कर्नल हो गए, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ठीक है ना। इन उपाधियों को छोड़कर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधियों का प्रयोग नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या जो पद्म विभूषण कोई व्यक्ति हो गए सुरेश कुमार, है ना, तो वो अपने नाम के आगे ऑफिशियली उपाधियों का नाम नहीं लगाएंगे। उसमें क्या होगा कि जो सेना के लोग होंगे या फिर जो प्रोफेशन होंगे शिक्षा के क्षेत्र के होंगे, जैसे प्रोफेसर या फिर डॉक्टर महेश भट्ट, ठीक है, तो ये डॉक्टर मेडिकल फील्ड से हैं वो ऑफिशियली अपने नेम के आगे लगा सकते हैं, बाकी लोग नहीं लगा सकते। जिससे क्या होता है अगर लगाएंगे तो भेदभाव का अधिकार होगा, ठीक है ना, यानी वो बाकी लोग से खुद को अलग ट्रीट करवाएंगे, जबकि वो आपका विरोध हो गया, अगेंस्ट हो गया आर्टिकल 18 जिसके तहत आपको समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए इन उपाधियों को अंत कर दिया गया और केवल 2 प्रोफेशन, सेना और जो मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में है वही लोग अपनी उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, जो समानता का अधिकार था। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।